बिल्कुल, आपने हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनके पास मुख़्तलिफ़ किस्म के हथियार तो देखे होंगे, लेकिन वो हथियार जो हैं, वो बनते कहाँ पर हैं और इनके बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है और पाकिस्तान में कौन-कौन सी ऐसी अच्छी गन्स जो हैं, वो बनाई जाती हैं, जो कि दुश्मन का मुकाबला करती हैं और हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज के नौजवान हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक़्त परेड ग्राउंड के अंदर ही पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री जो है, उसके स्टॉल पर मौजूद हूँ और वेपन डिज़ाइनर सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर उनसे जानते हैं असले के बारे में भी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और दूसरा ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं बड़ी गहमा-गहमी है, लोग इस स्टॉल पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो लोगों के क्या रिएक्शन है? लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो पाकिस्तान के दिफा के लिए असलहा बनाते हैं और स्पेशली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में एयर फोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी। तो हमें देख के बहुत खुशी हो रही है और हम भी एग्जिबिट कराना चाहते हैं कि हम उनके दिफा और उनकी आज़ादी के लिए क्या सामान तैयार कर रहे हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बताते जाइएगा। सबसे पहले तो ये कौन सी गन है? ये है 12.7। हम इससे पहले एक और 12.7 बनाते थे जिसका वज़न 98 kg है। वो अपने रोल के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन चंद जगहों में जहाँ लॉजिस्टिक्स दूर लेके जाना होता है तो 98 kg बहुत हैवी वेपन है। तो हमने उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए वो परफॉर्मेंस रखी है, बैलिस्टिक रेंज, पेनिट्रेशन, एक्यूरेसी वही रिटेन रखे, लेकिन ये हमने खुद डेवलप किया है। इसका वज़न 41 kg है, तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे लाइट वेट वेपन में कंसिडर किया जाता है। और ये बेसिकली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, लाइट आर्मर्ड व्हीकल, बंकर्स, उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी सर, आगे भी चलते जाएं, फिर आगे ये आगे। इसके अलावा जी हम जो पाकिस्तान आर्मी टैंक इस्तेमाल करते हैं, उन टैंकों का सारा जो एमुनिशन है वो हम बनाते हैं। उसमें बेसिक जो हमारा अभी सबसे नया कैलिबर है, जो काफ़ी अरसे से एक्चुअली अडॉप्टेड है, वो है 125 mm। 125 mm दो किस्म के गोले फायर करती है। एक होता है हाई एक्सप्लोसिव राउंड, इसका अगर आप देख लें इसके अंदर बारूद होता है और बारूद के बाहर इसका एक स्टील की केसिंग होती है। ये ऐसी जगह पे फायर किया जाता है जहाँ दुश्मन की इन्फेंट्री है या लाइट आर्मर्ड व्हीकल हो, ये जाके फटता है, इसके छोटे पीसेस बन के दुश्मन को लग के उनको हलाक करते हैं। लेकिन अगर आपने दुश्मन के टैंक को तबाह करना हो तो उनका आर्मर काफ़ी मोटा होता है, तो उसके लिए APFS DS राउंड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ये रॉड अगर आप देख रहे हैं, टंगस्टन कार्बाइड का रॉड है जो एक बहुत डेंस मटेरियल है। ये टैंक के अंदर से गुजर जाता है। इससे पहले जो हम बना रहे थे वो तकरीबन 450 से 460 मिलीमीटर आर्मर के टैंक को तबाह कर देते हैं। हमारे दुश्मन ने कुछ बिलियन डॉलर्स लगा के नए टैंक लिए जिनका आर्मर 600 मिलीमीटर है, तो उनको डिफीट करने के लिए भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने नया राउंड डेवलप किया है जो 620 मिलीमीटर के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। जिस तरह गन की बात करें तो हर गन की या अपने हिसाब से गोलियां होती हैं, अपने हिसाब से बुलेट है, उनका डिज़ाइन अलग होता है। जो टैंक हैं उनका भी इसी तरह हिसाब होता है। हर टैंक वो, या ये अगर आप थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में बता दें कि ये कौन कौन से टैंक में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये अगर आप देख ले, ये टैंक के 125 mm कैलिबर के राउंड्स हैं। इसमें दो किस्में हैं, एक है हाई एक्सप्लोसिव जिस तरह मैंने कहा, और ये हो गया APFS DS का राउंड, एंटी आर्मर। लेकिन उसके पीछे एक और लगता है, ये कंबस्टिबल कार्ट्रिज केस है जिसके अंदर वो प्रोपेलेंट होता है जो गोले को प्रोपेल करता है बहुत हाई वेलोसिटी पे। तो बेसिकली जब आप टैंक के अंदर फायर करेंगे तो आप एक ये लोड करेंगे और एक ये लोड करेंगे। उसके अंदर ऑटो लोडर होता है, जब आपने फायर करना होता है तो ऑटो लोडर सबसे पहले ये वाला राउंड या ये वाला राउंड, डिपेंडिंग आप किस एनिमी को एंगेज करना चाह रहे हो, और उसके बाद ये वाली चीज़ उसके अंदर डाल के फायर करती है। इसके अलावा आर्टिलरी के एमुनेशन, जो तोपखाना है, तोपखाने ने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो है पाकिस्तान आर्मी के, उसने बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने में। अगर आप 1948 की लड़ाई से लेके 1965, 71, कारगिल और इस दफ़ा मार्का हक में हमारी आर्टिलरी की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। और वी आर वेरी प्राउड टू से कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान आर्टिलरी अपना काम करी, हम 1951 से जब से हम इस्टेब्लिश हुए, हम आर्टिलरी को सारे गोले प्रोवाइड करते हैं। तो हम 25 पाउंडर, 105, 122, 130, 155 के दहाने की तोप के गोले बनाते हैं जो हम आर्टिलरी को प्रोवाइड करते हैं। सर, हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त से हम सुनते आ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी जो है वो चलती रहती है। उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या वहाँ पे कोई गन वगैरह इस्तेमाल होती हैं, या जिस तरह अभी जो गोलाबारी चल रही होती है नॉर्मली डिपेंड करता है कि किस स्केल की लड़ाई चली है। अगर लो इंटेंसिटी चल रही है तो उससे आपकी स्मॉल आर्म्स, राइफल और मशीन गन का फायर होगा। अगर बात थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर 12.7 पे चलेगी, और अगर आपने दुश्मन को वाकई में एक दफ़ा प्रॉपर सबक सिखाना है तो फिर हम वो मोटर्स के गोले और आर्टिलरी के गोले फायर करते हैं। तो इस दफ़ा जो लड़ाई चली है उसमें हमने उनको ज़रा थोड़े ज़्यादा दांत खट्टे करके उनके अकल जगह पे लानी थी, तो इसलिए हमने अपनी आर्टिलरी को इस्तेमाल किया। एक और ये कोई गन जी, नजर आ रही है इस वक्त? ये दोशका एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताई, वो इसकी मॉडर्न वर्जन है। ये हमारी पुरानी वर्जन है, लेकिन पुरानी का ये मतलब नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है। अभी भी ये भी किसी भी लो फ्लाइंग और ग्राउंड टू ग्राउंड रोल में APC को तबाह करने के लिए बहुत इफेक्टिव गन है। जी, अभी ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर? इसका प्रीटी मच लाइन ऑफ कंट्रोल में, अगर आपने किसी दुश्मन की पोस्ट को
खामोश करना हो तो ये इस्तेमाल होता है, और लो फ्लाइंग क्वाड कॉप्टर्स को, लो फ्लाइंग ड्रोन को गिराने के लिए गन इस्तेमाल हो रही है, और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस लड़ाई में भी इस्तेमाल हुई और इससे पुरानी लड़ाइयों में भी इस्तेमाल हुई और काफ़ी इफेक्टिव रही है। सर ये जितनी देख रहे हैं माशाल्लाह भारी है, इसका वजन कितना आपने बताया था? इसका 98 kgs है। तो ये चलाने भी उतनी मुश्किल है जितनी ये भारी है, चलाने तो नहीं, चलाना मुश्किल होती है नेचुरली। आप इस चलाने के लिए जब आप आर्मी के अंदर इंडक्ट होते हैं तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आपको फिजिकल भी की जाती है, मेंटल भी की जाती है और टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें सिर्फ चलाना नहीं होता, इसमें ये बेस होता है कि चला के आपने इफेक्ट लेना है, जिस चीज़ को आप फायर कर रहे हो उसको आप इंगेज कर सके। आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि अगर मैं 100 मीटर पे फायर कर रहा हूँ तो गोली किधर जाएगी, और अगर मैं 1500 मीटर पे फायर कर रहा हूँ तो मैंने कहाँ पकड़ना है और किधर गोली लगेगी, हवा में क्या है, हवा में नमी का तनासुब, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके, और स्पेशली ये साइट इस्तेमाल करना रेंजिंग के लिए और एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए ये वाली साइट करना, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक फ़ौजी इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के काबिल होता है। इसमें ये जिस तरह अभी आपने बताया लाइन ऑफ कंट्रोल पे या किसी और जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं तो रात के औकात में, क्योंकि अभी हम एक दो गन मैं यहाँ पे देख रहा था वो लेज़र सिस्टम लगा हुआ जी, है जी। तो रात में भी ये सेम इस्तेमाल होती है? रात में नॉर्मली आप ये होता है कि आप नाइट विजन डिवाइसेस या थर्मल ऑप्टिक्स जो यूनिट के पास होते हैं वो इस पे इक्विप्ड करके उसको इस्तेमाल करती है। जी, वो किसी भी गन पे लगा सकते हैं? जो किसी भी गन पे लगा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा गन को मॉडिफाई करना पड़ता है लेकिन लगा सकते हैं। इसके बाद ये है हमारी डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल। ये बेसिकली इसका आप मिसाल ले लें जिस तरह ये सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। ये तकरीबन 600 से 800 मीटर के लिए दुश्मन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पर एक लाइट लो पावर वेरिएबल ऑप्टिक लगा होता है, और बेसिक इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक फाइटिंग का जो यूनिट होता है, एक तो बड़ी यूनिट होगी जो सबसे छोटा ग्रुप होगा या प्लाटून या स्क्वाड होगी, उसके अंदर एक बंदे के पास ये वेपन दे दिया जाता है ताकि वो तकरीबन 600 से 800 मीटर के तक दुश्मन को निशाना बना के या उसको फायर फॉर इफेक्ट दे के एक कवर दे सके। जी सर, यहाँ पे अभी आगे भी हम देखें तो ये यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त गनें लगी हुई हैं जी, तो इनके बारे में भी एक तो थोड़ा सा अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। हम जब POF इस्टेब्लिश हुई थी या पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ तो, और पाकिस्तान फ़ौज इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो 303 की गनें इस्तेमाल कर रही थी। 1950 से लेकर 1960s तक हमने 2-3 गनें चेंज की। 1960s में हमने चेंज कर दिया टू G3A3। G3A3 अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इफेक्टिव वेपन, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं और दैट नीडेड अपग्रेडेशन। तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने नए वेपन्स डेवलप किए हैं, और वो डेवलप इस तरीके से किए हैं कि इसी फैक्ट्री के अंदर बन सके और उसके अंदर और सारे वो फीचर्स हों जो एक मॉडर्न राइफल से रिक्वायर्ड हैं। तो हमने BW20 सीरीज़ डेवलप की है, जो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो राइफल G3 को, क्लैशनकोफ को और M4 को रिप्लेस कर दिए। 3 कैलिबर्स के अंदर ये वेपन बना हुआ है। जी, तो सर ये आगे एक ये अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे लाइट स्नाइपर राइफल। जी, लाइट स्नाइपर राइफल ये पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्री ने डेवलप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्मी के अंदर इंडक्ट भी हो गया है, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर भी इंडक्ट हो गया है, और ये हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बेसिक इसका मकसद ये है कि ये बहुत दूर से इंतहाई प्रिसाइज निशाना ले सके। उसके लिए हमने ये राइफ़ल डेवलप की। इससे पहले ये राइफ़ल इंपोर्ट होती थी। तकरीबन एक राइफ़ल की कॉस्ट तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए सिर्फ राइफ़ल की कॉस्ट थी। फिर उस राइफ़ल की बैरल लाइफ होती है कम। नॉर्मली हर स्नाइपर राइफ़ल की बैरल लाइफ कम होती है, तकरीबन 3000 राउंड के बाद आपको बैरल चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो वो राइफ़ल रीलाइफिंग करने के लिए या तो आपको राइफ़ल फिर बाहर भेजनी पड़ती थी या आपको नई राइफ़ल लेनी पड़ती थी। तो दिस वाज अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने खुद राइफ़ल डेवलप की है, और राइफ़ल डेवलप इस तरह की है कि हम इसकी रीबैरलिंग भी खुद कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ये पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड होल्ड कर बना चुकी है 600 मीटर 800 मीटर्स पे, और ये आर्मी के ट्रायल्स के अंदर इसने दुनिया की सारी राइफ़लों को बीट करके इंडक्ट हुई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट राइफ़ल्स दैट वी हैव। तकरीबन 800 मीटर से अगर आपने किसी के अंदर गोली पार्क करनी हो तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड हैव। इसमें जिस तरह अभी आपने बताया, ये तो एक तो इसका मैं बेसिकली प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ। जब POF ने एक कोई नई गन या कोई भी नया वेपन जो है वो बनाया, तो उसको सबसे पहले आप खुद टेस्ट करते हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर वो मुसल्लह अफ़वाज के हवाले किया जाता है, फिर वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो एक चीज़ फाइनलाइज। अच्छा, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि प्रोसेस स्लो है, कि हमने एक बस चीज़ डेवलप की और हो गई। सबसे पहले देखें, जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम चीज़ डेवलप करेंगे। वो रिक्वायरमेंट हमें निकलती है या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस से या लॉ इन्फोर्समेंट से। वो उसकी एक सर्विस रिक्वायरमेंट हमें देते हैं कि भाई हमें ये मसला आ रहा है और ये चीज़ हमें चाहिए जो ये मसला हल कर सके, और इसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए।
या इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि हम खुद भी दुनिया की सारी इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं और दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके अंदर जो नई डेवलपमेंट हो रही है उस पर मद्देनज़र रख रहे होते हैं। उसमें अगर हम कोई चीज़ देख लें तो हम भी डेवलप करने का एक प्रपोजल बना के आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को दे देते हैं कि भाई ये एक प्रपोजल है हमारे पास, अगर आप बेहतर समझते हैं तो हम इस पर काम कर सकते हैं। एक दफ़ा जब हमें अपने बेसिक यूज़र से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो उसके बाद हम उस वेपन को डिज़ाइन करते हैं, हम इन हाउस उसके ट्रायल करते हैं। इन हाउस ट्रायल करने के बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो हम जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, उनको हम दिया जाता है। उन स्टेजेस से गुजरने के बाद एक दफ़ा जब हम अपनी तरफ से काम कर लेते हैं तो और मज़ीद काम करने की अभी ज़रूरत होती है, वो हमें भी इदराक होता है इस बात का, फिर हम आर्मी को देते हैं। आर्मी उसको टेस्ट करती है, आर्मी उसको टेस्टिंग के बाद हमें बताती है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर दें, ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ नहीं है, इसको इस तरह चेंज कर दें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर वो चीज़ वापस आती है, हम उसको फिर से रीडिज़ाइन करते हैं और एक दफ़ा दोनों आर्मी या एयरफोर्स या नेवी जो भी हमारा कस्टमर है उसके साथ कोलैबोरेशन में हम इसको एक मैच्योर जगह पे पहुंचा के फिर उसको प्रोडक्शन में लाते हैं। साहब वहाँ पे जिस तरह अभी हम बात करें तो आपने बात की थी नमी के हवाले से भी, और तमाम तरह जो माहौल है उसको देखते हुए असला जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी बेसिकली 3 मसल्ह जो अफवाज हैं वो हैं, नेवी है, आर्मी है, इसके साथ साथ दीगर हैं। तो इनके लिए भी अगर ये फॉर एग्जांपल ये गन है तो ये जब तीनों मसल्ह अफवाज के पास जाएगी तो वो एक ही होगी या सबके वो सूरत हाल के मुताबिक उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ होंगी? असल में देखें, फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का टेरेन है। हमारे पास सहरा भी हैं, हमारे पास ह्यूमिड माहौल भी है, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेटोज़ भी हैं, हमारे पास ऊंचे पहाड़ भी और हमारे पास इंतहाई सर्द इलाके भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें, लेकिन जब वेपन डेवलपमेंट के लिहाज से बंदा आता है तो ये सारी चीज़ें एक इंतहाई हर चीज़ एक डिफरेंट मसला क्रिएट करती है। अब चूँकि पाकिस्तान की अफवाज ने सारे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करना है, फ्राम सियाचिन से लेके गारो तक, फ्राम गवादर से लेके खैबर तक, तो उसने हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक वेपन एक टेरेन के अंदर चले और दूसरे टेरेन में ना चले। तो जो भी वेपन बनेगा वो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रिक्वायरमेंट पे बनेगा और फिर पाकिस्तान के हर इन्वायरमेंट के मुताबिक बनेगा। और दूसरा आप ये भी नहीं कर सकते कि आप एक वेपन आर्मी स्पेसिफिक कर दें और एक वेपन एयरफोर्स स्पेसिफिक कर दें, क्योंकि इन सब ने मिल के लड़ना है तो उनके वेपन्स भी एक किस्म के होने चाहिए। तो बेसिकली ये सब की नीड्स को कवर करना चाहिए। ये पाकिस्तान के सारे टेरेन, सारे वेदर और सारे आर्म्ड फोर्सेस की नीड्स को एड्रेस करेगा, तब ये इंडक्ट होगा। साथ दीगर चीज़ें भी देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अक्सर देखते हैं जिस तरह जंगी सूरत, पहले तो ये बता दें इनका जी SMGs के हवाले से कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये हैं सब मशीन गन्स MP5s। ये हमने इसकी टेक्नोलॉजी ली थी जर्मनी से 83 में, उसके बाद ही हम बना रहे हैं। ये बेसिकली पुलिसिंग वेपन है और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट का वेपन है। ये ज़्यादातर क्लोज क्वार्टर्स की इन्वायरमेंट जो होती है जहाँ 100 मीटर के अंदर अंदर लड़ाई चाहिए हो और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदूक ना चाहिए हो। नॉर्मली लोग चाहते हैं कि नहीं, जो चलाने वाला है वो ये चाहता है कि मेरे हाथ में जो बंदूक हो वो दुनिया गिरा दे। लेकिन जब आपने एक बंदे को सपोज़ एक एयरपोर्ट पे खड़ा किया हुआ है या रेलवे स्टेशन या बाज़ार में किसी ड्यूटी करने के लिए खड़ा किया हुआ है, तो आप इस किस्म का वेपन चाहेंगे कि उसके हाथ में हो कि जब वो गोली फायर करे तो वो गोली उससे निकल के 10 और बंदों के दरम्यान में से ना गुजरे। तो वहाँ उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के मुताबिक वेपन आप उसे डिज़ाइन करके देते हैं जहाँ पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ MP5 शाइन्स। दूसरा ये है कि इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको 40 एक ममालिक में एक्सपोर्ट कर सके। इट इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये अगर आप देख लीजिए हमारा नया प्रोडक्ट है CW56। ये बेसिकली एक असॉल्ट राइफ़ल है। इसका वज़न और लेंथ काफ़ी कम है लेकिन इसकी रेंज अभी भी 500 यार्ड्स तक है। तो दिस इज़ समथिंग वी आर वर्किंग ऑन। BW20 और CW30 पे हमने काम कर लिया। होपफुली वील गेट दिस थ्रू ऑल्सो और वील हैव दिस इन प्रोडक्शन। नॉर्मल में, एबनॉर्मल और इंतहाई सीरियस सूरत हाल में देखें, हमारा काम जो होता है ना, जंग जीती जाती है आपके ट्रूप्स पे। जब आपका ट्रूप्स ज़मीन पे खड़ा होगा तब आप जंग जीतेंगे। तो बेसिकली ये जो सारा इक्विपमेंट है, जितने तोप के गोले हैं, जितने आर्टिलरी के गोले हैं, ये और जितने मिसाइल हैं, ये एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ दैट सोल्जर होते हैं हुज ऑन द ग्राउंड, और उसके हाथ में राइफल होती है। तो नॉर्मल सूरत हाल में भी फौजी के पास राइफल ही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी जहाज़, गोले, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं राइफल को। और राइफल की जो हमारी बेसिक राइफल अभी तक है वो है G3, G3S, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसके अलावा SMG भी इस्तेमाल कर रही है और M4 भी इस्तेमाल कर रही है।
सर एक और चीज़ जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, अभी जिस तरह मार का हक आया तो हर बंदा जो है वो मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा, जो सिविलियन है जो घर बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तानी फ़ौज के लिए दुआएं कर रहा है, जो फील्ड में है वो उन पर भी प्रेशर है, तो आप पर उस वक्त क्या सूरत हाल होती है कि असला ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है? अच्छा, एक तो मैं इसमें चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा, हमारे अवाम हमारे लिए दवाई भी कर रही थी लेकिन हमारी अवाम घर में नहीं बैठी हुई थी। इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज कि जिस जगह पे हमला हो सकता था अवाम उसके बाहर खड़ी होकर फ़ौज की सपोर्ट कर रही होती थी। तो देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एक रिमाइंडर भी आया कि बेसिकली हम लड़ रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और इस अवाम के लिए जो नबी पाक की उम्मत है। तो हमारा बेसिक रोल ये है कि इनकी आज़ादी और इनकी वेल बींग और इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फेक्शन हमारे दिल में थी कि हमने जो काम किया हुआ है वो दुश्मन को बहुत प्रॉपर सबक सिखाएगा। लेकिन आगे फर्दर ये है कि हमने आगे फ्यूचर में इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है और सिर्फ एक जो विक्ट्री हमें अल्लाह ने दी अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख के मैं बंद करा दूँ। अच्छा, ये देखना है कि हमने वी शुड नॉट गेट एरोगेंट। अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फतह दी है लेकिन हमने मज़ीद काम करना है और इंश्योर करना है कि आगे फ्यूचर में भी हम इससे ज़्यादा बुरे तरीके से दुश्मन को सबक सिखा सकें। हमारा दिल की ठंडक अभी तक नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर फिर ये मौका आया तो वील टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल। सर असले के गन्स के बारे में तो हमने काफ़ी ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन भी दी और ज़ाहिर बात है देखने वालों को भी बड़ा अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा बुलेट्स के बारे में बता दें अगर कोई यहाँ पे पड़ी है कि वो कौन। ये हम आए हैं इस वक्त यहाँ पर बुलेट्स जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो सलमान साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से। तो सर ये बताइएगा बुलेट्स के हवाले से भी कि बुलेट्स का अच्छा होना कितना ज़रूरी है और कौन सी गन के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है? अच्छा देखिए, गन बुलेट्स के बगैर एक स्टिक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो हम हर किस्म की बुलेट बनाते हैं जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस की रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग ऑफ हम 7.6251 के अंदर हम बॉल एमुनिशन बनाते हैं, हम ट्रेसर एमुनिशन बनाते हैं, हम लिंक बेल्ट जो मशीन गन वाला एमुनिशन बनाते हैं और जो स्नाइपर राइफल जो मैंने आपको पहले दिखाई थी हम उसका भी एमुनिशन बना रहे हैं। एक टाइम में जब हम ये एमुनिशन नहीं बनाते थे तो पाकिस्तान को एक गोली $11 की पड़ती थी, अभी वो गोली हम 11 सेंट से सस्ती बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लैशनकोव की देख ले तो क्लैशनकोव का बॉल राउंड, उसका ट्रेसर राउंड, उसका आर्मर पियर्सिंग राउंड, हर किस्म का एमुनिशन हम बनाते हैं और ब्लैंक राउंड। इसके अलावा अभी जो हमने नई प्रोडक्ट्स लाए हैं उसमें हमने 5.56 का एमुनिशन 62 ग्रेन और 55 ग्रेन में बनाया है, 7.62 54 का एमुनिशन हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम 12.7 मशीन गन का एमुनिशन बनाते हैं और एमुनिशन पे मैं फर्दर आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एयरफोर्स की जो गन्स की रिक्वायरमेंट है और हमारी गनशिप्स की जो रिक्वायरमेंट है और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की रिक्वायरमेंट है वो 20 मिलीमीटर, 23 मिलीमीटर, 30, 35 और 37 मिलीमीटर ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा बना रहे हैं। जिसमें से जब सबसे नई एडिशन है वो है हमारी 35 मिलीमीटर का ऑर्लिकॉन की एमुनिशन जो बेसिकली ऑर्लिकॉन की एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो दुश्मन के ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और जहाज़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कारतूस नजर आ रहे हैं, ये रंग देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, इनका जो काम है वो भी इसी तरह अलग अलग है। इनका काम मैं खुद गाँव को तो हम देसी में ये जो सफ़ेद वाले इनको पक्का कहते हैं, रेड वाले को कच्चा कारतूस कहते हैं। शिकार के लिए मैं खुद गाँव वाला हूँ और मैं भी गाँव के अंदर ये इस्तेमाल आज बता ही देने करते हुए बड़ा हूँ। अच्छा, ये हैं 12 बोर के कार्ट्रिजेस। 12 बोर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये सरखके हम उसे पश्तों में कहते हैं, वो छोटा सा बर्ड होता है, उसके लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 8 नंबर का छरा होता है। अगर आपने तीतर का शिकार करना है तो उसके लिए 6 नंबर 6 एक्सल है। अगर आपने मुर्गाबी का करना है तो 4 नंबर है। इसी तरह अगर आपने गीस का करना है तो फिर ट्रिपल ए डबल बी का है। और अगर आपने उससे कोई बड़ा शिकार करना है या आपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना है तो SGLG है। तो बेसिकली इनकी कलर कोडिंग उसके मुताबिक की होती है ताकि शिकारी को हर कार्ट्रिज निकाल के पढ़ना ना पड़े। जब आप शिकार में और आपके बैग के अंदर ज़्यादा कार्ट्रिजेस हो तो आप कलर देख के ही चीज़ निकाल के आपको पता लग जाएगा कि ये किस नंबर की है। तो अगर आपने जो भी उस टाइम के मुताबिक आपको कार्ट्रिजेस चाहिए आप कलर देख के निकाल के लोड करके ये वाला काम कर सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो जंगी सूरत हाल के अंदर भी इस्तेमाल किया, शिकार का जिस तरह भी आपने बताया तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नॉर्मली जंगी सूरत हाल में अभी नई डेवलपमेंट जो आई है वो है ड्रोन की मुख्तलिफ किस्में हैं। देखें, एक है जो ऊंचा उड़ा होता है ड्रोन, फिक्स विंग 200-400 किलोमीटर दूर से आता है, वो ऊंचा उड़ा होता है, उसका आप इससे नहीं मार सकते। लेकिन एक और चीज़ आया है क्वाड कॉप्टर, वो छोटा सा जहाज़ होता है, 4 पंखे होते हैं जो नज़दीक वज़दीक अक्सर आपने शादियों में भी देखा होगा, आजकल वीडियो वाले इस्तेमाल कर रहे थे, वो दुश्मन भी इस्तेमाल करता है। तो अगर वो 70 मीटर की रेंज के अंदर आ जाए दुश्मन का तो आप डबल बी ट्रिपल ए या 4 नंबर 4 एक्सल से उसे गिरा सकते हैं। तो
उसका कितने फायर लगे तो जो ड्रोन है वो काम छोड़ देता है उसका डिपेंड करता है। अगर एक भी फायर ठीक जगह पे लग गया, एक फायर में एक छरा भी कहीं लग गया, तो वो उसको तबाह कर देगा। अच्छा, ये है RPG-7 रॉकेट है। ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के आर्मर को डिफीट करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के पास एक बड़ी सी ट्यूब होती है, उस पर रॉकेट लगा होता है, उसमें मुख्तलिफ अक़साम है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो RPG-7 करते हैं। अगर आप इसके अंदर जितना एक्सप्लोसिव है, बारूद है, वो एक टैंक के ऊपर रख के फाड़ दे तो टैंक को शायद स्क्रैच भी ना हो, मगर वो बारूद इस शेप में रखा जाता है। इसके अंदर एक चीज़ होती है शेप चार्ज। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो एक दफ़ा इसको पढ़ ले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। शेप चार्ज में वही एक्सप्लोसिव एक शेप में लग दिया जाता है एक कॉपर के लाइनर के पीछे, और वो एक 300 मिलीमीटर के आर्मर को पेनिट्रेट करके टैंक को या APC को तबाह कर सकता है। तो ये बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पे देखा, आपका भी दोबारा से एक बार फिर से शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। मैं सिर्फ एक चीज़ ये बता दें एंड पे कि जब भी, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि कहीं पर देखते हैं कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो कौन सा असला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो फिर उस हिसाब से किया जाता है। तो अब कोई एक, अगर हम बात करें, कोई एक आपने फॉर एग्जांपल देखा जी कि अमेरिका या किसी और मुल्क की जानिब से कोई एक गन इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर आप उस पर वर्किंग करते हैं, सारी सूरत देखते हैं, तो इस प्रोसेस में कितना एक टाइम लग जाता है इसको बनाने में और आगे करने में, फाइनलाइज चीज़ें करने में? अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें ना, एक चीज़ होता है कि एक गन डिज़ाइन करना, वो इस तरह जिस तरह शायरी है, वो आप 10 दिन में भी कर सकते हैं, मे बी आपको 10 साल भी लग जाए, लेकिन ऑन द एवरेज इफ़ समबडी नोज़ हिज जॉब तो वो 5 से 6-7 महीने, साल के अंदर एक बेसिक डिज़ाइन ले आता है। फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग और उसको टेस्ट एंड ट्रायल करके एक फैक्ट्री लेवल पे उसको इंश्योर करना कि वो ठीक हो जाए, ये तकरीबन 3 से 4-5 साल का प्रोसेस है। फिर आ जाती है मिलिट्री ट्रायल्स। तो मिलिट्री ट्रायल्स जो होते हैं और उसके बाद उसको मैच्योर करके एक फ़ाइनल स्टेज तक लाने में उसमें तकरीबन 3 से 4 साल और लग जाते हैं। और ये मैंने टाइम, अगर आप इसको 8 से 9 साल के अंदर कर रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ है। तो अभी आप जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ है या चाहे SPD के पास है, तो आप इस बात का आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस पे बहुत पहले किसी ने काम शुरू किया है, उन्होंने दिन रात मेहनत की है और उन्होंने इस टाइम को मद्देनज़र रख के की है कि एक दिन पाकिस्तान पे इस तरह टाइम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फ़तह 1, फ़तह 2, जो हमारे आर्टिलरी के राउंड सारे इस्तेमाल हुए, उस पे काम बहुत पहले किसी ने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि हमारा दुश्मन क्या करेगा और हमने उसके किस तरह उसको दांत खट्टे करने हैं। और आपको एक बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, अभी तो हमने कुछ दिखाया नहीं है, तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो दे विल बी सरप्राइज्ड। सर वैसे ये जिस तरह दीगर का इम्तिहान होता है, तो आपका भी एक इस तरह इम्तिहान ही होता होगा, क्योंकि आपके दिया हुआ असला जो है वो जंग के दौरान या जंगी सूरत के दौरान इस्तेमाल हो रहा है, तो उस वक्त आपकी क्या सूरत होती है? क्योंकि आपको खुशी भी होती होगी, ज़ाहिर बात है, अगर आप फतह हासिल करते हैं तो वो आपका भी उसमें अहम हिस्सा होता है, तो कोई थोड़ा बहुत डर भी होता है उस वक्त कि यार? डर तो नहीं, डर नहीं कह सकते, एक कंसर्न होता है कि हम चाहते हैं कि हमने अपने फ़ौज को प्रॉपरली इक्विप्ड करें और आवाम की दिफा बेहतरीन हो। वी आर नेवर सेटिस्फाइड। खुदा ना खास्ता किसी दिन हम सेटिस्फाई हो गए कि हमने अपना काम कर लिया तो उस दिन मसला बन जाएगा। तो इट्स गुड कि हम हमेशा ये सोचें कि हम मज़ीद काम करते रहें और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नेचुरली एक हमारे लिए एक टेंस माहौल होता है, और जाके क्योंकि इतनी आवाम देख लें, इन सब के फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अब काम नहीं करेंगे तो इसकी बहुत बड़ी वो जवाब हमें भी यहाँ भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। जी थैंक यू जी। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर बताया भी गया सुलेमान साहब की जानिब से कि POF की जानिब से कौन से ऐसे हथियार हैं जो तैयार किए जाते हैं, कितने अरसे के अंदर तैयार किए जाते हैं और कौन सा वो अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं मुख्तलिफ जंगी सूरत हाल के अंदर या मुसल्लह फ़ौज की जानिब से उनको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है।